आप लोगों के डिमांड पे बिहार एक परिचय का ये वीडियो आपके समक्ष लाया जा रहा है। ये वीडियो काफ़ी डिमांडेबल है, कई बार आप लोगों ने कमेंट किया था और आप लोग का कहना था कि सर कोई ऐसा वीडियो बनाइए, वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलता जिसमें बिहार एक परिचय का संपूर्ण विश्लेषण किया गया हो। तो यहाँ पर इस वीडियो में इतने टॉपिक्स जो आपको दिख रहे हैं, बिहार की स्थापना, भौगोलिक स्थिति, क्षेत्रफल, प्रमुख जिला और इसकी स्थिति, जनगणना 2011, राजकीय चिन्ह, राजकीय पशु पक्षी, फूल, भाषा और इसके अलावा जिला, अनुमंडल, प्रखंड, पंचायत, थाना, राजस्व, ग्राम, लोकसभा तथा राज्यसभा, इनसे रिलेटेड कुल लगभग 100 प्रश्न यहाँ पे हैं। तो आप इस पूरे वीडियो को देखिए। यहाँ पर आप अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बिहार में आयोजित होने वाले, तो बेसिक से ये जानकारी रखना जरूरी है। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न जो छोटे लेवल के प्रश्न होते हैं, आप इस पूरे वीडियो को देख के समझ पाएंगे। और उसके अलावा यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ से इसका आप PDF फाइल को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं कि इससे पिछला वीडियो हमने डाला था यहाँ पर राफेल विमान क्या है, इसकी क्या खासियत है और यह भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं। ये आपके लिए BPSC मेंस से संबंधित ये आपकी काफ़ी मदद करने वाली है। तो यहाँ पे बिहार एक परिचय के अंतर्गत यहाँ पे बारी बारी से चीज़ों को देखेंगे हम। यहाँ पे वल्लेनियर प्रकार के प्रश्न होंगे सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बिहार स्थापना। बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। ठीक है, फटाफट सभी को देखते हैं। ठीक है, तो राजधानी पटना है बिहार की। और बिहार के क्षेत्रफल की बात करें तो बिहार के क्षेत्रफल जो है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कई बार इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद अगला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो स्थान है भारत में वो 13वां है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अगला है भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें तो बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है वो 24 घंटा 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 घंटा 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 घंटा 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 घंटा 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे रट लीजिए। दो चार बार आप इसे पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 24 20 10 से 27 31 15 उत्तरी अक्षांश तथा 83 19 50 से 88 17 40 पूर्वी देशांतर के मध्य। यहाँ पे देखिए आप जो डिग्री दिख रहा है यहाँ पर इसको कहा जाता है घंटा, और ऊपर पे जो एक डैश लगा हुआ है उसे मिनट और 2 लगा हुआ है तो उसे सेकेंड के अनुसार निरूपित किया जाता है। ये मैथ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसी से अनुसार यहाँ पे लिखा गया है, आप इसे समझिएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला है वन का प्रकार। जो बिहार में वन पाई जाती है, मुख्यतः जो कहा जाता है बिहार में पाए जाने वाले को वन को ये पर्णपाती वन कहा जाता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो अगला प्रश्न है पूरब से पश्चिम बिहार की जो लंबाई है ये कितनी है। तो पूरब से पश्चिम बिहार की लंबाई है 483 किलोमीटर। देखिए पूरब से पश्चिम की यहाँ पे बात आई है, तो पूरब में अगर बात करें तो पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो ये दोनों के मध्य जो दूरी है वो 483 किलोमीटर है। उसके बाद आगे बात करते हैं उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो उत्तर में जो बिहार की है वो नेपाल है और दक्षिण में झारखंड है। तो इसके बीच की दूरी है 345 किलोमीटर। आप ये सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसके बाद इसका PDF फाइल डाउनलोड करके बाद में से प्रैक्टिस भी जरूर कीजिएगा और इसे सेव करके रखिएगा, ताकि आप बार बार इसे देखते रहेंगे तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा। और उसके बाद अगला है कि बिहार की सीमा से लगे राज्य कौन कौन से हैं। तो बिहार की सीमा से लगे राज्य जो हैं वो 3 हैं। उसमें से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड है। जो पश्चिम बंगाल है ये पूरब में है, उत्तर प्रदेश जो है ये पश्चिम में है और झारखंड जो है दक्षिण में है। और उत्तर का जो स्थान है उत्तर में नेपाल है। चलिए आगे है राज्य की सीमा से लगा देश। तो एकमात्र देश है जो बिहार राज्य की सीमा को टच करता है वो है नेपाल, जो कि बिहार के उत्तर में है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। और अगला देखेंगे यहाँ पे संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल में बिहार का क्षेत्रफल का कितना हिस्सेदारी है। तो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल में बिहार का क्षेत्रफल अगर की बात किया जाए तो वो हमारा होगा आंसर 2.86%। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। और अगला है बिहार की राजधानी पटना से लगा हुआ जिला। ये प्रश्न BPSC एग्जाम में प्री में पूछा गया था। ठीक है, तो बिहार की राजधानी पटना से जो लगा हुआ जिला है वो 9 जिला है। वो जिला का क्रम इस प्रकार है: जहानाबाद, अरवल, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। तो ये मत सोचिए कि ये प्रश्न काफ़ी छोटा है या फिर कोई भी प्रश्न यहाँ आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है तो ये मत सोचिएगा ये प्रश्न छोटा, ये बड़ा है। कभी भी ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और फिर आगे जो है हमारा पश्चिम बंगाल की सीमा से लगा हुआ जिला, ये 3 जिला है पश्चिम बंगाल की सीमा से लगा हुआ: किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। और नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए जिले, ये 8 जिले हैं। ये जिलों का क्रम है कैमूर, बक्सर, रोहतास, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पटना से लगा हुआ जिला है 9, पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है 3 और उत्तर प्रदेश से 8। दोनों यहाँ पे तीनों को आप याद रखिएगा। उसके बाद एक और है, तो यहाँ पर है
नेपाल की सीमा से सटे हुए बिहार के जिले कौन कौन से हैं? तो नेपाल जो बिहार का जो उत्तरी हिस्सा है, तो ये 7 जिलों के साथ संपर्क बनाता है। इसमें से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, मधुबनी, अररिया और किशनगंज इनमें प्रमुख है, यानी कि 7 जिला है जो नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं। और अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बिहार का कौन सा है? तो ये पश्चिमी चंपारण है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। और इसके बाद अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला की, तो ये हमारा आंसर होगा शिवहर। यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा बड़ा छोटा, यहाँ पे देख लीजिएगा ये क्षेत्रफल की दृष्टि से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टिकोण से अगर आएगा तो प्रश्न आप वहाँ पे देखिएगा, उसका आंसर कुछ और होगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा पश्चिमी चंपारण और इसके बाद छोटा जिला क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ये शिवहर होगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न है यहाँ पर है सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो सबसे दक्षिणी जिला यह है गया, ठीक है। आपसे ध्यान रखिएगा सबसे दक्षिणी जिला है गया। और इसके बाद अगला है सबसे उत्तरी जिला, यह है पश्चिमी चंपारण जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और नेक्स्ट है सबसे पूर्वी जिला, सबसे पूर्वी जिला है किशनगंज, यहीं पे पूरे बिहार में सर्वाधिक बारिश होती है। और अगला है सबसे पश्चिमी जिला, सबसे पश्चिमी जिला है कैमूर, यहीं से कर्मनासा नदी निकलती है। आप इस बात का भी ध्यान रखिए, कर्मनासा नदी जो निकलती है वो कैमूर से ही निकलती है। और उसके बाद आगे बढ़िए, और यहाँ पर बिहार की अगर जलवायु की बात करेगा, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा बिहार की जलवायु कैसी है, तो आंसर कीजिएगा बिहार की जलवायु मानसूनी जलवायु है। ये काफ़ी चर्चित प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे इस तरह के प्रश्न। अगला प्रश्न है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया, इसका आंसर होगा किशनगंज। औसतन सबसे अधिक बारिश बिहार में किशनगंज में होती है, जबकि अगर भारत की बात करेगा तो मौसिन राम हमारा आंसर होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है सामान्य वर्षा यहाँ पर जो होती है किशनगंज में, बिहार में, बिहार की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो बिहार में जो सामान्य वर्षा होती है 1205 मिलीमीटर होती है। और उसके बाद अगला प्रश्न है न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन कौन सा है? तो सबसे पहले आप याद रखिएगा सर्वाधिक न्यूनतम वर्षा वाला जो जिला है वो औरंगाबाद है। उसके बाद जो क्रम है वो कैमूर, रोहतास और गया है, ठीक है। और उसके बाद अगला प्रश्न है सबसे ठंडा जिला कौन सा है? तो ठंडा और गर्म की अगर बात करेगा तो दोनों का आंसर हमारा होगा गया जिला, सबसे ठंड और सबसे गर्म जिला है गया जिला। और उसके बाद अगला प्रश्न है समुद्र तट से दूरी कितनी है? औसत दूरी की अभी बात कर रहा है, तो समुद्र तट से बिहार की जो औसत दूरी है वो लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है। अगला है समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये 173 फीट आप या फिर कह सकते हैं 53 मीटर। इसे ध्यान रखिएगा, इसका जो समुद्र तल से बिहार की जो ऊंचाई है वो 173 फीट या 53 मीटर है। उसके बाद नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार ये जनसंख्या यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जनसंख्या जो होगा ये हमें देखिए यहाँ पे मैंने कई बार आपको बताया है कि 2011 का जनगणना से जब तक 2021 का जनगणना नहीं हो जाता है तब तक 2011 का जनगणना से आपको कई बार प्रश्न पूछे जाएंगे और ये रेगुलर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर 2011 के जनगणना के अनुसार जो बिहार की जनसंख्या है वो लगभग 10,40,99,452 है। ये आंकड़ा सरकार के द्वारा जारी किया गया था, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। 10,40,99,452 काफ़ी आसान है इसे रटना, आप एक बार इसे रट लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का अंश कितना है? तो कुल जनसंख्या में बिहार का अंश 8.60% है। यहाँ पे मैं जनसंख्या की बात कर रहा हूँ, तो ये 8.60% है बिहार की, भारत की कुल जनसंख्या में, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कुल जनसंख्या के दृष्टि से देश में स्थान इसका क्या है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान ये तीसरा है। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। क्रमशः उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद ये तीसरे स्थान पर आता है जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत में हमारा बिहार। और उसके बाद अगला प्रश्न है जनसंख्या में दशकीय वृद्धि, या देखिए 2 बार गलती से वृद्धि लिखा गया है, तो जनसंख्या में दशकीय वृद्धि कितना रहा? तो यहाँ पे दशकीय वृद्धि का मतलब ये है कि 2001 से लेकर 2011 तक का जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दशकीय वृद्धि जो होता है 10 वर्ष का होता है, तो 2001 से लेकर 2011 तक तो दशकीय वृद्धि इसका रहा था 25.42% और ये पूरे देश में 6ठे स्थान पर रहा था। राज्यों के क्रम में ये 6ठे स्थान पर था दशकीय वृद्धि में बिहार। और उसके बाद अगला है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वो पटना है और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा। और फिर सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाला जिला था मधेपुरा। ये 2011 के जनगणना से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाला जिला मधेपुरा। और उसके बाद नेक्स्ट है न्यूनतम जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाला जिला गोपालगंज, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है शिवहर, तो इसे ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है शिवहर। और उसके बाद है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला है जिला जो है वो है कैमूर, जैसे कि भभुआ के भी नाम से जाना जाता है।
और उसके बाद अगला है साक्षरता दर की अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो ये 61.80% था बिहार की साक्षरता दर। और उसके बाद है पुरुष साक्षरता की अगर बात किया जाए तो ये 71.20% है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपको ऊपर में दिख रहा है साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 61.80%, ये पूरे भारत में सबसे कम था किसी राज्य का, तो वो बिहार राज्य का जनसंख्या साक्षरता दर सबसे कम था। उसमें से पुरुष साक्षरता दर था 71.20%। और उसके बाद महिला साक्षरता दर की अगर बात करेगा तो महिला साक्षरता दर था 51.50%। उसके बाद नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रतिशत आय वाला जिला कौन सा था। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला जो था वो था पटना। यहाँ पे प्रतिशत आय नहीं बल्कि प्रति व्यक्ति आय की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये पटना जिला था सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला। और उसके बाद नेक्स्ट जो है न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला शिवहर जिला था, जो कि यहीं पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है शिवहर जिला। ये भी आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया कुछ देर पहले। और उसके बाद अगला है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है रोहतास जिला, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है पूर्णिया जिला। और उसके बाद नेक्स्ट है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है रोहतास। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की अगर बात करेगा तो भी हमारा आंसर होगा रोहतास। और उसके बाद नेक्स्ट है न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला है पूर्णिया। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता की भी बात करेगा तो आंसर होगा पूर्णिया। तो दोनों को आप कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, दोनों को आप याद रखिएगा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता पूछेगा तो हमारा आंसर होगा रोहतास, या फिर सिर्फ सर्वाधिक साक्षरता पूछेगा तो फिर भी आंसर होगा रोहतास। उसके बाद अगर न्यूनतम साक्षरता दर पूछेगा तो हमारा आंसर होगा पूर्णिया। अगर न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पूछेगा तो फिर भी हमारा आंसर होगा पूर्णिया। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अगला। यहाँ पे लिंगानुपात की अगर बात करें, बिहार में लिंगानुपात कितनी है, तो 918 है। लिंगानुपात आप लोगों को कई बार समझने में परेशानी होती होगी, लिंगानुपात क्या होता है। तो देखिए लिंगानुपात को आप इस तरह से समझ सकते हैं, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। इसे इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, इसे ही लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है, आसान भाषा में समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। ये काफ़ी चर्चित प्रश्न है, इसका आंसर होगा गोपालगंज। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। गोपालगंज जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट है न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम लिंगानुपात की अगर बात करेगा तो हमारा जो आंसर होगा ये मुंगेर जिला होगा न्यूनतम लिंगानुपात में। और उसके बाद नेक्स्ट है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो ये काफ़ी इजी है, इसका आंसर होगा पटना। उसके बाद न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो इसका आंसर होगा शिवहर जिला। ये न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला है शिवहर जिला। और उसके बाद अगला प्रश्न है कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। जो बिहार की जो जनसंख्या है ये पूर्णतः कृषि पर आधारित है और ये एकदम से ग्रामीण जनसंख्या ग्रामीण बहुल क्षेत्र है यहाँ पे बिहार में अधिकतर। तो आप देखेंगे 2011 का जनगणना हुआ था, उसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में जो ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिशत था, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था वो 88.71% था। बहुत ज़्यादा है एकदम से, आप देख सकते हैं 88.71% था कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बिहार का 88.71%। इसका जो रिमेनिंग जो बचा हुआ था 11.29%, ये कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था बिहार का। तो आप दोनों का आप ध्यान रखिएगा, 88.71% और 11.29%। और उसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला, यानी कि नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत भाग कहाँ पे है। तो ये पटना में था। पटना का जो अधिकतर क्षेत्र है, यानी कि आप कह सकते हैं प्रतिशत भाग, ज़्यादा प्रतिशत भाग पटना का ही पूरे बिहार में ये नगरीय क्षेत्र है, यानी कि नगरीय जनसंख्या है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, इसका आंसर होगा पटना। और उसके बाद अगला है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा समस्तीपुर। और अगला है अनुसूचित जाति यानी कि एससी की जनसंख्या कितनी थी। संपूर्ण जो बिहार की जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार, ये संपूर्ण जनसंख्या का कितना प्रतिशत था अनुसूचित जाति की जनसंख्या, तो ये 15.9% था। आप इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखेंगे सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है गया जिला। और उसके बाद नेक्स्ट है न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये शिवहर जिला है। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला शिवहर जिला। और उसके बाद शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 935 है यहाँ पर भारत में, बिहार में। जो शिशु लिंगानुपात की बात करें, जो शिशु होते हैं उनमें से प्रत्येक 1000 मतलब लड़कों पे
1000 लड़कों पे 935 लड़कियां, इस तरह से आप समझ सकते हैं। मैंने आपको जैसे बताया लिंगानुपात में, तो प्रत्येक 1000 लड़कों पे 935 लड़कियां हैं। ये शिशु लिंगानुपात की यहाँ पे बात किया जा रहा है। और उसके बाद सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जो जिला होगा ये किशनगंज होगा। यहाँ पर 971, प्रत्येक 1000 लड़कों पे 971 लड़कियां हैं यहाँ पर। ये 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है। और उसके बाद न्यूनतम यहाँ पे बात किया जाएगा, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो ये वैशाली है। यहाँ पे मात्र 904 है। और उसके बाद अगला है जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति। तो यहाँ पे देखिए अनुसूचित जाति में था 15.9% और अनुसूचित जनजाति की अगर बात करेगा तो 1.3%, मात्र 1.3% संपूर्ण जनसंख्या में ये अनुसूचित जनजाति का यहाँ पे भाग था। बिहार के जनसंख्या में 1.3% मात्र। और उसके बाद अगला है, यहाँ पे देखिए अगला है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा था। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला था पश्चिमी चंपारण, जबकि अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला जो था सर्वाधिक में ये गया था। और उसके बाद अगला है न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो आंसर होगा शिवहर। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर न्यूनतम अनुसूचित जाति पूछे या फिर न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पूछे तो उसमें जो सबसे कम जनसंख्या होगा वो शिवहर ही होगा। दोनों में या तो जनजाति या तो जाति, अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति, अगर न्यूनतम जनसंख्या पूछेगा तो हमारा आंसर आंख मूंद के आप मार दीजिएगा, शिवहर इसका आंसर होगा। ठीक है। और उसके बाद नगरीय जनसंख्या का भी प्रश्न अगर बनेगा तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जो जिला था वो शिवहर ही था। और उसके बाद अगला है उच्च न्यायालय का कहाँ पर है। तो बिहार का जो उच्च न्यायालय है ये पटना में है। ये 1916 में स्थापित हुआ था। और बिहार में प्रमंडल की अगर बात करें, प्रमंडल या फिर कमिश्नरी, तो बिहार में 9 प्रमंडल या फिर 9 कमिश्नरी हैं। आप इसे इस प्रकार से याद रख सकते हैं, पूर्णिया, सारण, कोसी, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, मगध, पटना, तिरहुत। मैंने इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताया है वीडियो में, काफ़ी अच्छे से बिहार के 38 जिलों को समझाने का प्रयास किया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ, आप इसके प्रमंडल को कैसे याद रख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा, पूसा को मुंभा दंपति, पूसा यानी कि पूर्णिया, सा यानी सारण, कोसी कोसी, मैंने क्या बताया, पूसा को मुंभा, मुंभा में आ गया मुंगेर, भागलपुर, फिर दंपति, दो मो पोती, तो दरभंगा, मगध, पटना, तिरहुत। ये इस तरह का शॉर्ट ट्रिक है। मैंने 38 जिला का शॉर्ट ट्रिक वीडियो के माध्यम से बताया है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे इसका लिंक होगा, आप जाके उसे यहाँ पे देख सकते हैं। और PDF भी उसका दिया गया है, आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जिलों की संख्या की अगर बात करें तो 38 जिला मैंने आपको बताया अभी। और अनुमंडल यहाँ पे बिहार में जो है 101 अनुमंडल हैं। प्रखंडों की संख्या है 534 बिहार में। और उसके बाद पंचायत जो है ये 8406 पंचायत हैं बिहार में। पुलिस थाना 853 है। राजस्व ग्रामों की संख्या है 45,103। लोकसभा के सदस्यों की संख्या है 40। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 16। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 6। और उसके बाद विधानमंडल की अगर बात करें तो ये विधानमंडल जो है द्विसदनीय है यहाँ पर बिहार में। यहाँ पे उच्च सदन और निम्न सदन में ये बटा हुआ है। तो उच्च सदन जो होता है विधान परिषद कहलाता है, जबकि निम्न सदन जो होता है ये विधान सभा कहलाता है। ठीक है। उसके बाद विधानसभा सदस्यों की संख्या है 243। विधान परिषदों की संख्या है 75। नेक्स्ट है राज्य के चिन्ह, जो कि बोधि वृक्ष है। आपको सिर्फ बोधि वृक्ष याद नहीं रखना है, इसको याद रखना है कि 2 स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष होगा, तभी ये बिहार का चिन्ह होगा। बिहार का राज्य का चिन्ह है बोधि वृक्ष, जो कि 2 स्वास्तिक के बीच में होना चाहिए। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला है राजकीय भाषा क्या है, ये हिंदी है पहली राजकीय भाषा, और दूसरी राजकीय भाषा है उर्दू। और राजकीय वृक्ष की बात करेगा तो राजकीय वृक्ष जो है बिहार की ये पीपल है, या फिर बोधि वृक्ष के भी नाम से जान सकते हैं। और इसी वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को फल्गु यानी निरंजना नदी के तट पर बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद राजकीय पशु की बात करेगा तो गेंदा, गेंदा मैरीगोल्ड यानी कि अंग्रेजी में कहा जाता है मैरीगोल्ड, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। बिहार का राजकीय पुष्प जो है वो गेंदा है। और उसके बाद राजकीय पक्षी जो है ये गौरैया है। और उसके बाद नेक्स्ट है राजकीय पशु जो कि बैल है। अब यहाँ पे बात करेंगे अगला राजकीय मछली के बारे में। तो राजकीय मछली जो है ये मांगुर है। नेक्स्ट है राजकीय प्रार्थना। तो राजकीय प्रार्थना है कि मेरी रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करे। ये राजकीय प्रार्थना है बिहार की, आप सभी को आई होप पता होगा, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करे। राजकीय गीत की बात करेगा तो मेरे भारत के कंठहार तुमको शत शत वंदन बिहार, ये बिहार का राजकीय गीत और राजकीय प्रार्थना है। आप दोनों को याद रखिएगा। अब यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दाहिने साइड में आपका दिख रहा होगा ज्वाइन आवर 66th BPSC टेस्ट सीरीज, यानी कि अगर आप हमारे 66वें BPSC एग्जाम का जो टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है
तो अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप तमाम जानकारियाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सअप पे हमें पेड लिखकर मैसेज कीजिए और हमारे इस जो भी टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाता है आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए पहले होता था क्या, यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ कि पहले मैं सप्ताह के अंदर 3 टेस्ट प्रोवाइड कराता था, हालांकि ये फुल लेंथ नहीं होता था, जो 50-50 प्रश्नों का होता था, लेकिन अब से इसे चेंज किया गया है। तो इन सब में संशोधन करते हुए आगामी 6 अगस्त से आपको इसका दोबारा से पुनः एकदम से नए तरीके से शुभारंभ किया जा रहा है। यहाँ पर यह संशोधित किया गया है कि आपको सप्ताह में एक मॉक टेस्ट दिया जाएगा, फुल लेंथ टेस्ट होगा, जहाँ पे काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न डाला जाएगा जो आपकी बीपीएससी एग्जाम में आपकी मदद करेगा। तो यहाँ पर मेरा प्रयास ये रहेगा कि प्रत्येक सप्ताह में आपको एक फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड कराना है। और तो अगर आप भी हमारे इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये देखिए, ये सेवा सिर्फ पेड मेंबर के लिए है, कोई बड़ी रकम नहीं है, केवल 49 रुपये पे करके आप हमारे इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सच में बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, अगर सच में आप चाहते हैं कि आप एग्जाम में सफलता पाएँ, तो एक बार हमारे इस चैनल पर जाइए, वहाँ पर मैंने टेस्ट सीरीज का लगभग 33 वीडियो अपलोड करके रखा है, सभी को देखिए, उसका वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कीजिए। अगर आपको पीडीएफ वहाँ डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिए, मैं आपको डेमो पीडीएफ भेजूंगा, आप वहाँ पे देख पाएंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। मेरा ये वादा है कि आप इससे अगर जुड़ते हैं तो आपको जरूर फायदा होगा। केवल 49 रुपये आप पिज्जा बर्गर खा के खत्म कर देते हैं। 49 रुपये में पिज्जा भी नहीं आता होगा, पिज्जा भी अगर आएगा तो 200-300 में आता होगा, आप सभी जानते हैं, लेकिन 49 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है। अगर आप चाहते हैं सच में बीपीएससी एग्जाम की तैयारी करना तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और ताकि इससे अधिक लोगों को और भी हेल्प हो सके। इसका कम कीमत रखने का उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सके। तो आई होप कि आप सभी बातों को समझ रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो से जरा से भी हेल्प मिली है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को एकदम से वायरल कर दें। जो भी बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में, यानी बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जाते जाते बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि कई लोगों का शिकायत रहता है कि वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो बेल आइकन दबाने के बाद ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।